नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है, लिहाजा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दून के एफआरआई में हो रहे इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। धामी सरकार का लक्ष्य है कि इस बार के समिट के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारा जाए, ताकि राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएं। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य गठन के बाद एनडी तिवारी की सरकार में बिना किसी इन्वेस्टर समिट के सिडकुल की स्थापना हुई, जिसका लाभ लोगों को बड़े पैमाने पर मिला। भाजपा सरकार ये नहीं बता रही है कि 2018 में कितने इन्वेस्टर्स यहां आए और कितने यहां से छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी हम 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारे प्रदेश में ऊर्जा दर ज्यादा है। करण मारा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार इन्वेस्टर समिट की बात कह रही है और दूसरी तरफ छोटे छोटे व्यापारी जो सड़कों के किनारे ठेली लगाकर अपना घर चलाते हैं, उन्हें 7 दिन पहले ही हटा दिया गया। तो ऐसे इन्वेस्टर समिट का क्या फायदा? सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों को देखें तो ये सवाल उठता है कि क्या ये लक्ष्य पर सरकार और कांग्रेस कर रही तकरार है? हम लोगों ने शुरू से इसके बारे में सोच थी हम लोगों की कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा और इन्वेस्टमेंट केवल एमओयू तक ही नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो एक बड़ी राशि जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की अभी तक हमारा निवेशकों के साथ करार हो गया है और भी प्रस्ताव आए हैं, कल तक और भी करार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ग्राउंडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। कल ऊर्जा सेक्टर में भी 40,000 करोड़ से अधिक के जहां निवेशकों के साथ करार हुए, वहीं ग्राउंडिंग भी हुई है। सब मिलाकर एक अच्छी ग्राउंडिंग हमारी इस समारोह से पहले हो जाएगी और इसके कारण से जहां निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका पर भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा। उसकी हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि समारोह के बाद भी जो है लोग ग्राउंडिंग और जो उद्योग इंडस्ट्री जो लगाना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से हर प्रकार की जो सुविधा हो सकती है, जो आसानी हो सकती है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी पर हम धरातल पर काम करेंगे। शुरुआत जब हमने करी थी तो सभी के सुझाव भी लिए थे, सभी से बात भी की थी और पूरे देश के अंदर और दुनिया के भी कुछ देशों में हम गए थे और आज धीरे धीरे सभी में जो है एक उत्साह भी है, लोगों में एक मन में इच्छा है कि उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं लोग। हम भी उन सबका स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए देखिए बहुत बड़ा अवसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको देखेंगे। निश्चित रूप से देश दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड का ब्रांड जाएगा, श्री अन्न जाएगा और हमारे जो उत्पाद हैं वह भी जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले ही हमको एक दिन में 18 जीआई टैग हमारे 18 उत्पादों को उत्तराखंड के अंदर मिले हैं और भी हमारे इस प्रोसेस में है। निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं अब वो देश दुनिया के अंदर अपना स्थान बना रहे हैं, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो लोकल ग्लोबल की बात करी, स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहुंचाने की, उसमें उत्तराखंड के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके कारण से लगातार इनको अच्छा बाजार भी मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और ज्यादा इनकी प्रसिद्धि होगी और लोग इसकी मांग करेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये अपनी नाकामियों को छिपाने भर का एक प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट नारायण तिवारी जी लाए, जिन्होंने पूरा बेस उत्तराखंड का बनाया, जिस उत्तराखंड की भूभाग को इंडस्ट्री विहीन कहा जाता था, उस भूभाग को 2002 में आने के बाद पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने सिडकुलों की स्थापना करके एक बेस देने का काम किया। 2000 के आसपास इंडस्ट्रीज आई। 2003 में हमको विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिसका लाभ उत्तराखंड को बहुत भारी संख्या में मिला। इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने 70% लोकल लोगों को रोजगार की बात भी कही, उसके लिए तैयारी करी, उसके लिए नियम बनाए। लेकिन नई सरकार ये नहीं बता रही कि कितने इन्वेस्टमेंट आए थे और उसमें से कितने यहाँ से छोड़ के चले गए और उसके कारण क्या रहे।
ऐसी कंपनी से करार क्यों किया जा रहा है जो ऑलरेडी यहाँ काम कर चुके हैं या कर रही हैं और जिनका बेस कलकत्ता में है और जिनकी गाजियाबाद इत्यादि में उनके ऑफिसेज है, उनका करार लंदन जाके क्यों किया जा रहा है? ये ड्रामा क्यों? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मौका है 8 और 9 दिसंबर, ये दो महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिस दिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एफआरआई में होने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो ये बड़ा मौका है इस प्रदेश के लिए। 2.5 लाख करोड़ का निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। एमओयूज की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य ऑलरेडी पार कर चुकी है धामी सरकार। तो कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी है कि जो इन्वेस्टर्स को साधने का प्रयास यहाँ पर किया गया था तमाम रोड शोज के जरिए, वो यहां पर सफल होता हुआ नजर आएगा। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बोराई भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता हैं, डीके पाल आप नेता और सुभाष जाजी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, 8 और 9 तारीख को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, आप लोग खुश नहीं है क्या? आप लोग सवाल पे सवाल, जब से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हुई है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2018 पे फोकस किए हुए हैं। निश्चित ही मैडम, खुश होने या ना होने का इसमें कोई सवाल नहीं होता। हम उत्तराखंड के हित के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के हित को देख रहे हैं। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर उन्होंने बातें करी कि हमारी चिंताएं किस चीज पर है। उन्होंने आज ये बात भी बताई कि हमने पिछले 1 साल से अमेरिका की किसी कंपनी से कंसल्टेंसी ले रखी है और उस कंपनी को लगभग हम 2.5 लाख रुपए पर डे देते हैं। हमें कंसल्टेंसी देने का कि किस तरह हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, किस तरह से उत्तराखंड का आर्थिकी बढ़ेगी और किस तरह से उत्तराखंड का कर्ज जो है वो खत्म होगा। इसके लिए कंसल्टेंसी रखी है जिसमें 2.5 लाख रुपए पर डे हम दे रहे हैं। लेकिन उस कंसल्टेंसी ने आज तक 1 साल होने वाला है, हो गया है लगभग, हम उस कंसल्टेंसी ने कुछ नहीं किया। इस पे उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी। उन्होंने इस बात को भी बताया, उन्होंने आज की प्रेस वार्ता में, किस तरह नरेंद्र तिवारी जी की सरकार के टाइम पे इन्वेस्टमेंट आए थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए थे। इस तरह से कोई दिखावा नहीं किया गया था कि कोई एमओयू साइन कराया गई हो, विदेशों में घुमा हो। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक कंपनी है रोपवे बनाने की, जो यहाँ गाजियाबाद की कंपनी है और वो ऑलरेडी उत्तराखंड के अंदर काम करती है, भारत इंडिया की कंपनी है। और उस कंपनी के साथ आपने सिंगापुर में जाके एमओयू साइन किया, उस पर भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने इस बात को भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा कि 1 हफ्ते पहले से किस तरह से छोटा व्यापारी जो उत्तराखंड के अंदर बेचारा अपना पर डे कमाता खाता है, उस तरह उसके व्यापार को कैसे उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उनकी दुकानें किस तरह बंद कराई गई, 1 हफ्ता हो गया है। बेचारे जो छोटी मजदूरी करते हैं, छोटा काम धंधा करते हैं, चाहे एफआरआई के बाहर बैठे हुए जिस प्रकार से वो छोले कुलचे वालों की बात करी हो, या जो कुम्हार लोग बैठे हैं जो अपने दिए दुए बेचने का काम करते हैं, तो व्यापार 1 हफ्ते से बंद कराने का काम किया है। तो उस पर भी उन्होंने जितना जाहिर करी। निश्चित ही मैडम, देखिए, राज्य का विकास होना चाहिए, राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, पर खाली दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमारे ठाकर धामी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि मैं 2.5 लाख करोड़ की बात करते हैं और कहते हैं कि 2.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन भी हो गया और उससे ऊपर भी होने वाला है। तो सिर्फ ये दिखावा ना हो, इस पे धरातल पर अगर काम होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अब तो इन्वेस्टमेंट समिट हो ही रहा है और 2 दिन की बात है, इन्वेस्टमेंट समिट भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन खाली सिर्फ बोर्ड और ये बन के ना रह जाए कि आपने ये दिया वो दिया, ना धरातल पे कुछ ना हो। तो इस तरह की बात हमने सामने रखी है। बिल्कुल। सुनीता विद्यार्थी जी, अगर बात करें 8 और 9 तारीख की, ये दो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं और विपक्ष के सवालों को लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 8 दिसंबर को जो है हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। और हम लोगों ने जिस प्रकार से पूरे कैबिनेट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश विदेशों से और पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में जाके औद्योगिक घरानों से जो निवेशकों का लगातार जो है उन्होंने इंटरेक्शन किया है, लगातार बैठकें की हैं और जितने भी हमारे पास करार हुए हैं उन करारों को लेकर जो है अब हम धरातल पर उतरने वाले हैं। और आप देखेंगे कि 2 दिनों के अंदर जितने हमारा 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य था उसको हम पूरा करेंगे। और अभी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कल ही एनर्जी कॉन्क्लेव हुआ जिसमें कि 40
45,000 करोड़ के जो करार हुए और 21,000 करोड़ की जो है परियोजनाओं के लिए संस्तुति भी वित्तीय मिल चुकी है। तो देखिए पैरेलल सब काम हो रहे हैं और मैं यहाँ पे नौटियाल जी को बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है हम लोग कोई कार्यक्रम कराते हैं और उसके बाद जो है उसके फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके का रहा, लेकिन यहाँ पर धामी जी को अगर आप देखेंगे तो देखिए पैरेलल जो है परियोजनाओं को संस्तुति देना और जिस प्रकार से इन्होंने जो गाजियाबाद वाली एक निवेशक की बात कही कि सिंगापुर जाके जो है उन्होंने उसका करार किया। देखिए कई कंपनीज जो एमएनसीज हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ प्रदेश के अंदर लंबे समय से काम कर रही हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, रोपवे प्रोजेक्ट हो गए, कई ऐसे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कंपनीज जो हैं वो एमएनसीज का वर्किंग होती हैं, तो आगे उनको ही काम मिले। और अगर उनकी कंपनी का कोई फ्रेंचाइज अगर बाहर भी है और अगर वो बाहर अटेंड करते हैं, बाहर उसको करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा इफ बट एंड एल्स की बात हो रही है। देखिए करार होने चाहिए और जितने करार हुए हैं, जितनी हमने कोशिश की है वो धरातल पर उतरने चाहिए। ये विपक्ष की चिंता नहीं, ये हम सबकी चिंता है। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने एक हफ्ते का ये जो हवाला दे रहे हैं कि रेडी पटड़ी वालों को सड़क के किनारे से हटा दिया, देखिए ऐसा है जब प्रशासक के पास पूरा अधिकार होते हैं तो वो अपने तरीके से काम करने के लिए स्वच्छंद होते हैं। और आप जानते हैं कि 2 हफ्ते से ये 25 के बाद जो है उसमें प्रदेश के 2 बड़े कार्यक्रम थे, जिसमें एक कार्यक्रम हमारा जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, जो 28 से 1 दिसंबर तक रहा, जिसमें 70 विदेशों से जो है यहाँ पे साइंटिस्ट लोग आए, प्रोफेसर्स आए और 51 लोगों ने जो ऑफलाइन यहाँ पर आके अटेंड किया, साथ में जितने लोग थे वो ऑनलाइन हमसे जुड़े। तो क्योंकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं डिजास्टर की प्रॉब्लम रहती है, तो कैसे उसको मिटिगेशन के क्या प्रावधान उनकी तरफ से किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं हमको आपदा आने से पहले करनी होती हैं, क्या बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, उसके बाद हमको उसमें सारी व्यवस्थाओं को सही तरीके से करना है, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई। और बहुत बड़ा कार्यक्रम ये डिजास्टर मैनेजमेंट का यूकॉस के माध्यम से और डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से हुआ। तो अभी जो सेकंड प्रोग्राम हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, देखिए फर्स्ट टाइम हमने करवाया था, तब हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि इस तरीके से हम लोग जो है अपने उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं उनसे लोगों को अवगत करा सकते हैं और उन रिसोर्सेज का के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज बनाकर उनके आगे हमने रखी और बहुत हद तक हम उसमें कामयाब हुए। हमने बहुत सारे जो एमओयूज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी के समय पे हुए, उनको भी हमने पैरेलल में काम करके उसमें भी दिखाया और कई चीजें जो है वो अभी चल रही हैं, प्रोसेस में है। तो यहाँ पे हम लोग जो आज हम कर रहे हैं उसका विजन हम 27 तक लेकर चल रहे हैं कि 27 तक जो है हमारे जितने करार हुए हैं वो हम 1 बाय 1 अपने प्रदेश में लगाएंगे, ताकि हमारे लोगों को जो है सुविधाएं मिले। अभी देखिए दिव्य दर्शनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैम चर्चा में उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन मैं पहले वक्तव्य सबके ले लूं। यहाँ पर डॉक्टर पेनुली, क्या आपका भी यही सवाल है जो कांग्रेस का सवाल है? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो आप भी हैं और रीजनल पार्टी आप इस तरीके से कहें, क्योंकि आपने यहाँ के मुद्दे हमेशा उठाए हैं, जल जंगल जमीन की बात कही है, तो कांग्रेस के आरोपों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए दिव्या, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है, जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे प्रदेश में आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, उन सभी का अतिथि देवो भव हमारी एक संस्कृति रही है, उन सभी का स्वागत। और मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं तो उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं तो मोदी जी का भी स्वागत है प्रदेश के अंदर, अगर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है। देखिए सरकार, जैसे अभी मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता था कि सरकार ने उत्तराखंड में जाके एमओयू साइन करा या फिर स्विट्जरलैंड में जाके साइन करा या फिर आपने कहीं और जगह एमओयू साइन करा। मतलब ये रखता है कि क्या वो एमओयू साइन होके ग्राउंड पे उतरा या नहीं उतरा, वो चीज मेन है। सरकार अगर 5 साल के लिए चुनी है तो सरकार जहां मर्जी जाके उसकी फ्रेंचाइज को जाके जहां मर्जी वहां साइन करे, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2018 का जो हमारा अनुभव है, क्योंकि सरकार तब भी बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की है,
मैं राजनाथ सिंह जी का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। जब हमने कहा कि मुख्यमंत्री चेंज हो गए तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं लेकिन सबका कार्य प्रणाली और सबका कार्य का ध्येय एक होता है। तो अगर 2018 में हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें 1,20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, उसमें से 1,000 करोड़ के एमओयू भी जमीन पर नहीं आए। और अगर उसी सरकार का एक्सटेंशन और कंटिन्यूएशन है तो ये सरकार ने पहले जो बचे हुए एमओयू से 1,18,000 20,000 करोड़ के 1,18,000 15,000 करोड़ के उनके ऊपर क्या काम करा है। दूसरा, हमारी चिंताएं ये हैं कि ये प्रदेश सरकार जो एमओयू यहाँ पे इन्वेस्टर समिट कर रही है, उस इन्वेस्टर समिट में किस टाइप के इंडस्ट्रीज को यहाँ पे ला रहे हैं। देखिए, हम सिस्मिक जोन 5 में हैं, हमारा प्रदेश जो है सिस्मिक जोन 5 में है। और दूसरा जो यहाँ पे विसंगति है, विकास की विसंगति है इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसमें यह है कि 100% जो है 3 जिलों में है और बाकी के 10 जिलों में 1% भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। अगर कोई बड़ी कंपनी आ रही है तो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में जाके अपना जमावड़ा जमा रही है। लेकिन ऊपर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए क्या प्लानिंग है सरकार की, उनके लिए सरकार किस टाइप के इन्वेस्टर्स को ला रही है। दूसरी बात आई, एनर्जी कैनक्लेव की बात हुई, क्या हम फिर बड़े डैम की तरफ जा रहे हैं या रिवर रनिंग वाटर डैम की तरफ को जा रहे हैं। क्योंकि अगेन एक टनल हमने जोशीमठ में बना के देख ली, वहां क्या हुआ, एक टनल सिलक्यारा में हमने देख ली। अगर हम अभी भी बड़े डैम्स बना रहे हैं तो उस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि किस टाइप की इंडस्ट्री को हम अपने प्रदेश के अंदर ला रहे हैं। क्या हम फिर इन 3 जिलों में फोकस करके इंडस्ट्री को ला रहे हैं या फिर हम ऊपर के 10 जिलों को भी, पहाड़ी 10 जिले जिसके लिए ये प्रदेश बना, जिनकी समस्याओं के लिए प्रदेश बना। देहरादून तो तब भी आबाद था, हरिद्वार तब भी आबाद था जब उत्तराखंड की बात हो रही थी, उधम सिंह नगर तब भी आबाद था, हल्द्वानी आबाद था, रुद्रपुर आबाद था। लेकिन वो पहाड़ के 10 जिले जिनके लिए यहाँ पे काम हुआ है, क्या उस टाइप की इंडस्ट्री, क्या पहाड़ फ्रेंडली इंडस्ट्री, क्या पहाड़ फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आ रहा है। कहीं ये उसी तरीके से न रह जाए जैसे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी कि एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट। कोई गिना दे मुझे उत्तराखंड के 26 प्रोडक्ट या 13 प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्शन हो रही हो, या फिर ये इसी तरीके से न रह जाए जैसे हिलांस बन के रह गया। बिल्कुल, जिसमें फिर वो हमारे प्रदेश सरकार का एक सचिव लिख के देता है कि मैं 600 क्विंटल बाजरा नहीं दे सकता हूं। क्या इस टाइप की ना हो जाए। जी। और दूसरी बात कि एक चीज और, समर्थन मूल्य, जो माल्टे का भी समर्थन मूल्य 10 रुपए हुआ है, वो कितना वो है ये प्रैक्टिकल है कि किसान क्यों उगाएगा उस माल्टे को अगर 10 रुपए में आप उसको मार्केट में उसका समर्थन मूल्य दे रहे हो। तो ये सारी चीजें सरकार को सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो लोकल फॉर जो वोकल फॉर लोकल है, माफ कीजिएगा, उस पर ज्यादा जोर दिया गया था। उस पर कितना काम हो रहा है, ये बड़ा सवाल उठाया है। डीके पाल जी, आप लोगों को क्या लगता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो यहाँ पर होने जा रहा है 2018 से, आप भी इसे कंपेयर कर रहे हैं या आप भी ये मान रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री है, एनर्जेटिक हैं, तो कुछ काम करके दिखाएंगे? नहीं, देखो, हर राज्य के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं, वहाँ के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं या कैबिनेट है या कोई एनर्जेटिक लोग हो या कुछ भी, अपने राज्य के अंदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को, किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो तो वो निश्चित रूप से पहल करता है और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ उछल कूद ना बन के रह जाए हमारे राज्य की ये इन्वेस्टर समिट। कारण है इसका कि आशाओं के अनुरूप अभी तक भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आज तक खरी उतर नहीं पाई है। आज 23 साल होने जा रहे हैं राज्य को बने हुए, और 23 सालों में हमारे मसले को, जैसे 1 by 1 होता है ना, कि हमने अपने राज्य के मसले को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास में लैंड बैंक जबरदस्त तरीके से हो गया है। हमारी जो जब हम राज्य अलग हुआ था, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो दिक्कतें थी, जो हमारे पार्टनरशिप में चीजें थी, जिसमें चाहे हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन हो, चाहे हमारी बिल्डिंग्स हो, तमाम हो, उनका निपटारा हो गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं परिसंपत्तियों की बात कर रहा हूँ। परिसंपत्तियों का निपटारा हो गया है, हमारे पास में कई चीजें हो गई है। इस तरह की चीजें
कहीं ना कहीं देखने को मिली नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर प्रगाढ़ तरीके से इन चीजों पर ध्यान दिया जाता और हमारी सरकार 1 बाय 1 करके उत्तर प्रदेश से जो हमारी चीजें हैं वो वापस आती, हमारा जो और चीजों का जो यहाँ पर कमाई के साधन हमारे बढ़ते, हम 12% की बजाय हम 20%, 50%, 49% तक टीडी डैम में हिस्सेदारी अपनी लेकर के आते। इस प्रकार की चीजों को अगर मुख्यमंत्री जी पहले ज्यादा भागदौड़ करते तो ये समिट में उछल कूद करने की आवश्यकता ना होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने नहीं चाहिए, मैंने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी ने ठीक है उछल कूद की है, 2018 में उछल कूद हो रही है और ये इसका पॉजिटिव वो भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं यदि हमने वाकई ही हमारे राज्य की जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स है या एक्चुअल हमारी थीम्स है यदि हम उस पर काम कर रहे होते हैं। तो आप देखिए हिमाचल ने अपने सेब को अंतर्राष्ट्रीय सेब बना दिया, शिमला का सेब, हमारे ऊपर का सेब, जितने भी वहां पे सेब है, और हमारे पास भी उसी तरह का एनवायरमेंट है। क्या आप हम अपनी बागवानी पर हम कहीं इन्वेस्टर ला रहे हैं या तमाम चीजें ला रहे हैं? एक बार सुनने में भी आया था, एक कैबिनेट में फैसला भी आया था कि हम अपनी बागवानी को बहुत मजबूती से अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, क्या उस हॉर्टिकल्चर को, और इस तरह से क्या ये लेने जा रहे हैं। और फिर हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा एक्चुअल में जिस पर आना चाहिए, जो हमारा निश्चित रूप से इस राज्य की धरोहर है हमारी, या हम इस बढ़ावा देना चाहते हैं अगर उसको, तो इस पर भी हम बहुत सारी चीजों को लेकर के आ सकते थे। लेकिन अभी सरकार ने चूंकि इस बारे में खुलासा तो कुछ किया है नहीं, केवल एमओयू के बारे में बात कर रहे हैं। जब एमओयू हो जाएंगे, ये सबमिट हो जाएगी, उसके बाद में क्या खोया क्या पाया ये समीक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हवा में ही होगा। क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत गलत लग रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस समय पर बार बार से सवाल खड़े किए हैं। 2018 का भी मसला यही था और आज का भी मसला यही है कि यदि इस कार्य को 2024 के चुनाव के बाद में 4-6 महीने लगा करके धरातल पर अपनी जमीनों को, लैंड बैंक को दिखा करके, निश्चित रूप से ये कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के दिमाग में। क्योंकि अभी हाल ही में देखिए थोड़ी सी जमीनों पर इन्होंने नोटिस कुछ जारी किए थे, वहां के जो है ना किसान और जो जिनकी जमीन है वो सड़कों पर आ गए थे। एकड़ का लैंड बैंक है सर। हाँ, वो कहाँ है उन्होंने, लेकिन हम तो कह रहे हैं बार बार कि वो कहाँ है। ठीक है, सुभाष झा जी आपसे शॉर्ट में कमेंट लूंगी आपका कि आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो होमवर्क होना चाहिए था वो होमवर्क नहीं हुआ है और वो दिख रहा है। अभी तक शहर का रंग रोगन ही हो रहा है। कल मेहमान आएंगे, परसों से, कल ही आ जाएंगे, परसों से इन्वेस्ट समिट है, तो वो बता रहा है कि सरकार ने अपना होमवर्क पूरा अभी नहीं किया है। अभी भी कई जगह निर्माण के कार्य हो ही रहे हैं। ये एक बात इतना इशारा कर देता है कि इसका मतलब सरकार ने वहां भी होमवर्क नहीं किया होगा, मैं उम्मीद जो करता हूँ। दूसरी बात कि अगर इंडस्ट्री यहाँ लानी है तो आपको जो है यहाँ की बागवानी को, यहाँ के हॉर्टिकल्चर को, यहाँ के पर्यटन को, इन सब चीजों को भी इंडस्ट्री का आप दर्जा दीजिए, यहाँ की खेती को इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए और उसको इंडस्ट्री में डालिए और फिर उस पर इन्वेस्टर भी लाइए, तो वो यहाँ के लिए ज्यादा मुफीद होगा, वो यहाँ के लिए ज्यादा कारगर होगा। अभी हमारे भाई कह रहे थे पैनुली जी, वो पहाड़ के लिए ये योजनाएं ज्यादा फलीभूत होंगी और उसमें आपके पास कम पूंजी और कम जगह में ये सारे चीज हो सकती है। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए उत्तराखंड में मुझे लगता है कि एक तो पर्यावरण की दृष्टि से भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और दूसरा यहाँ मैदानी इलाके में उतने बड़े लैंड बैंक सरकार के पास है कहाँ, इस पर भी काम नहीं हुआ है। अब रह गई बात कि ज्यादा अब 2 दिन सामने है, सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, चर्चा में आगे भी बढ़ेंगे लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लगातार हम चर्चा इसी बात पे कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है कितना सफल ये होगा, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश है उसकी बात कही जा रही है, लेकिन 8 और 9 तारीख को ये फैसला होगा कि क्या कितने लोग यहाँ पर आते हैं और कितना जो है सक्सेसफुल ये पूरा रोड शो जितने भी हुए हैं वो होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य यहां पर सरकार ने रखा है। वहीं जहां लक्ष्य की ओर सरकार बढ़ रही है तो वहीं विपक्ष यानी कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या। 2018 के इन्वेस्टर समिट को इसमें लाया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है सरकार से कि आखिर 2018 में जो इन्वेस्टमेंट आया था वो कहाँ है, कितनी इंडस्ट्रीज लगी है, किन सेक्टर्स में निवेश हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम सवाल जवाब करेंगे और तमाम मेहमान इस चर्चा में बने हुए हैं। और सुनीता विद्यार्थी जी, जब आप लोगों से सवाल किया जाता है मैडम कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसका क्या नतीजा निकला, तो आप लोगों ने क्या इसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर आए थे, कितनों का इन्वेस्टमेंट हो चुका, कितने बचे हैं जिनसे फॉलोअप होना है?
बिल्कुल, दिव्य दर्शिनी जी, सभी आंकड़े जो हैं हमने पहले भी प्रस्तुत किए हैं और अभी भी अगर मुझे लगता है कि 18 में और हमारे एमओयूज़ हुए थे, उसकी भी सारी डिटेल विपक्ष के पास है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के जो कार्य कर रही है, जो विज़न भारतीय जनता पार्टी लेकर चली है, उससे विपक्ष को तकलीफ है और कहीं न कहीं एक खीज है। अभी जिस प्रकार से अभी मैं बात सुन रही थी अपने कंपेनियन की, तो वो क्या कह रहे थे कि उन्होंने एक चिंता जाहिर की कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस विषय में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगी क्योंकि बिल्कुल उन्होंने जो बात कही कि 3 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे हमारा सबसे ज्यादा जो है औद्योगिकीकरण है और उससे ऊपर जब हम ग्रामीण की बात करते हैं, रूरल की बात करते हैं या बाकी जिलों की बात करते हैं तो हम 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स की बात तो सुनते हैं और उनमें हमेशा से पहले भी काम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहले हमने चलाया था, उसके बाद हमने 2 प्रोडक्ट्स कर दिया और ये जो चीजें हैं। हेलो जी मैम बोलें, आपकी आवाज आ रही है। जी, जी। तो देखिए लगातार जो है हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और एक जो बात यहाँ पे हुई है वो ये है कि जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पे हमने फोकस किया है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थीम है उसमें क्या है कि जितने भी हमारे जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी पर हम फैक्ट्रीज वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उनको हमने छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से क्योंकि हमने पहले भी बताया कि दोनों संभागों में हमने रूरल इंक्यूबेटर सेंटर लगाए हैं, कोटद्वार और हल्द्वानी में। तो वहाँ पे कुमाऊं में। तो वहाँ पे जितने भी हमारे गांव हैं, वहाँ छोटे छोटे उद्योगों को वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रोप वे है या जो बाकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इंफ्रा है, टूरिज्म है, एजुकेशन की बात हम करते हैं, तो इनमें सारे सेक्टर्स और अभी हमने इसमें योगा वेलनेस सेंटर उसमें जोड़े हैं। उसके बाद हमने जो हेल्थ केयर है, एग्री टेक है, उनको न्यू उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसमें लाया है और बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो संशोधन करके न्यू पॉलिसीज भी दी गई है ताकि हमारे निवेशक जो हैं वो उन पॉलिसीज को इतना सरलीकरण से उनके सामने रखा है ताकि वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हमारे पास अब आप जो पहले हमने जैसे कई चीजें हमने देखिए जब हमने पिछला इन्वेस्टर समिट किया था तो हमने अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सामने रखे थे और आप देखें कि आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उत्तराखंड का नंबर जो है वो खाद्य पदार्थों में नंबर 1 है। और आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ, जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग जो है आज नंबर 1 पे हैं। हमारी जो मेडिसिन है वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे बन रही है, लगातार उनके हम लोग जो यूनिट्स हैं वो लगा रहे हैं। सौर ऊर्जा की बात करें, जो एनर्जी की इन्होंने बात करी, एनर्जी का मतलब सिर्फ टनल नहीं होता है, टनल तो एक पैसेज वे है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बट जो हमने एनर्जी की यहाँ पे बात रखी थी वो सौर एनर्जी है, हाइब्रिड एनर्जी है, किस तरीके का एनर्जी। तो यही सवाल उठा था मैडम कि आप क्या बड़े डैम्स की ओर जा रहे हैं? अगर आप एनर्जी की बात करते हैं, सौर ऊर्जा अपनी जगह, लेकिन क्या आप बड़े डैम्स की ओर जा रहे हैं? टनल की बात अलग थी, डैम की बात की गई यहाँ पर। देखिए डैम की जो बात है, मुझे लगता है कि डैम जो अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है। अभी जो पिछले जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो इतने वर्षों से चले हुए हैं उन्हीं पे आगे कार्य हो रहा है। और डैम की आवश्यकता, देखिए मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई मेगावाट का डैम यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसमें किया है, क्योंकि अगर अभी जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ऑलरेडी पहले की ही मानकों के अनुसार उनको चलाया हुआ है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें बन गई हैं और क्या बना रहे हैं वहां पे फोकस्ड है। और दूसरी बात एक और है कि एक ही फैक्टर नहीं होता है जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी आती हैं, जो भी आपदाएं होती हैं, उनके लिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता कि टनल बना दिए तो वही एक फैक्टर कार्य करता है। वहां पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक रीजन होते हैं। और जिस तरीके से पहले पहाड़ों में हमेशा से आप आज से 100 साल पहले की भी स्टडी ले लेंगे तो भी आप यही पाएंगे कि हमारे पहाड़ जो है वहां पे इस तरीके की आपदाएं आती रही हैं। लेकिन इतना विकास नहीं था मैडम, इतनी
हेवी होता रहा मशीनरी है। नहीं थी तब के परिप्रेक्ष्य में, और आपका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल चेंज हो गया है सिनेरियो। अब आपकी हेवी मशीनरी उन स्थानों पे भी पहुंच रही है जो बहुत ही सेंसिटिव जोन्स है मैडम। होता रहेगा, लेकिन इसीलिए जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनके माध्यम से काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सभी मानकों का फॉलो अप हो। आशीष नौटियाल जी, ठीक है, आशीष नौटियाल जी, आपने सुना सुनीता विद्यार्थी जी ने बहुत सारी चीजें बताई है। जब उनके पास डेटा अवेलेबल है तो फिर आप सवाल किससे कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कभी डेटा की मांग नहीं करी, या कांग्रेस जैसे वो कह रही है कि आपके पास एमओयूज भी है, आपके पास डेटा भी है, चाहे तो आप ले लीजिए, तो फिर सवाल किस बात का? मैडम, आप लोगों के माध्यम से कई बार हमने डाटा मांगने की कोशिश भी करी है, लेकिन डाटा मिला नहीं है। मैडम देखिए, ये धाकड़ मुख्यमंत्री में है सब चीज और अवेलेबल है, आप डालिए। तो वही वहां तक का डाटा जो हमने देखा उसके हिसाब से आज हमने भी डाटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, जिसके मुताबिक 2018 के बाद जो नौकरियां देने का जो सिलसिला है वो बहुत कम हो चुका था। 1800 साल में 1500 ऐसी नौकरियां मिल रही है। वो डाटा माननीय अध्यक्ष जी ने आज सार्वजनिक भी किया है, और पत्रकार बंधु जो वहां गए होंगे उनके पास डाटा है। मैडम, आप चाहें तो उससे आप चैनल के माध्यम से उसे सार्वजनिक कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी डिबेट होगी, क्योंकि जो भी पत्रकार बंधु आपकी तरफ से गए थे उनके पास वो डाटा है। तो उस अभी बात हो रही है धाकड़ धामी जी की। देखिए मैडम, हर किसी का काम करने का अपना अपना अंदाज और अपना अपना तरीका होता है। एक सीएम हमारे राज्य में ऐसे भी रहे जिन्होंने जब इन्वेस्टमेंट लेके आए, जिन्होंने शिटपुल बनाया, जिन्होंने कुछ काम किया, उन्होंने दिखावा हल्ला कुछ नहीं किया, सीधे सीधे काम किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री धाकड़ है, युवा है, तो उनको शौक है कुछ गाजे बाजे के साथ चीजें हो जाए तो मजा आता है। राज्य के अंदर खूब टहलका हो, मजे आए, लोग आए, मर्सिडीज गाड़ियां आए, 200 गाड़ियां आ रही हैं, उनमें इनको लेके आया जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेके आया जाएगा, पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, हम मेजबानी करने का हमें मौका मिल रहा है। लेकिन किस बात का होता है, हमारा उत्तराखंड 1,25,000 करोड़ के कर से दबा हुआ है। उस उत्तराखंड के ऊपर आखिर कितना भार हम और डालेंगे मैडम? आशीष जी, एक सवाल आपसे छोटा सा सर, ये है कि आप कहते हैं कर्ज में डूब रहा है उत्तराखंड, कितना और कर्ज में डुबाएंगे? क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब कर्ज था इस प्रदेश में? तब आप लोगों ने क्या किया सर? जब जो आपको आज कर्जा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों ने कर्ज कम करने के लिए क्या किया? एक छोटा सा सवाल। उस आंकड़े को मैडम अगर आप देखें कि कांग्रेस के टाइम 2017 तक कर्जा कितना था, 2017 से आज तक कर्जा कितना है, तो आपको पता लग जाएगा मैडम आंकड़े क्या बोलते हैं। 45,000 करोड़ के कर्जे को आज 1,25,000 करोड़ आपने बना दिया, तो निश्चित ही। और मैडम इस पे एक चीज और है, मैंने थोड़ी देर पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी बोला कि इन्होंने एक अमेरिका की कंपनी को हायर किया हुआ है, जिस कंपनी को 2.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है कंसल्टेंसी का, कि आप हमें बताएं कि उत्तराखंड में कैसे रोजगार आएगा, उत्तराखंड में किस प्रकार से मजबूत होगी, और उत्तराखंड का कर्जा कैसे निपटेगा। इसके लिए कंसल्टेंसी हायर करी हुई इन लोगों ने, जिसको 2.5 लाख रुपए पर डे देते हैं, और 1 साल हो गया मैडम, कितना उत्तराखंड का पैसा और जा रहा है इस चीज पे। मैडम आज की हमें जरूरत क्या है? देखिए आज की जरूरत है किसी तरीके से राज्य में काम हो, युवाओं को रोजगार मिले, और इन युवाओं से हमें सामंजस्य बनाने की भी जरूरत है। दूसरा मैडम एक बात और बताना चाहूंगा मैडम मैं आपको, आशीष जी, सुनीता जी का सवाल आपसे है कि अमेरिकन कंपनी को अगर आप कोट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जो कंसल्टेंसी दे रही है सर उत्तराखंड को? निश्चित मैडम, उस कंपनी का नाम भी और उसका पूरा लेटर आज माननीय अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक किया है। वो आपके पत्रकार बंधु जो वहाँ आए थे उनके पास भी है। उसका नाम 2.5 लाख पर डे कमा रही है, ऐसी कौन सी कंपनी है? उसका नाम मैडम अभी मैं आपको इसका नाम भी जो है मैं आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको उनकी भेज दूंगा। उसका नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, लेकिन वो है, वो ऐसे नहीं बोल दिया। अगर अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कंपनी का नाम भी बताया उन्होंने, और उसका पूरा डाटा सार्वजनिक करा, पत्रकार बंधुओं को पूरे कागज दिए। ठीक है डॉक्टर पेनोली, ठीक है डॉक्टर पेनोली, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की हमेशा से ये बात रही है कि कांग्रेस पर आरोप उठते हैं, बीजेपी पे आरोप उठते हैं, लेकिन आप लोग जब ये कहते हैं, क्या आप भी मानते हैं कर्ज में डूबता जा रहा है और कुछ धरातल पर दिख नहीं रहे हैं? देखिए दिव्या जी, कर्ज में तो डूबेगा ही, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रदेश बना था वो चीज नहीं हुई। अभी इन्वेस्टर समिट की बात है, मैं इन्वेस्टर समिट के हिसाब से ही आपको समझाता हूँ। देखिए, ये प्रदेश जो बना था वो एक पहाड़ी राज्य बना था। पहाड़ी राज्य बनने के बाद यहाँ पे ये था कि पहाड़ का विकास, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा और वो पहाड़ में रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये राज्य लिया गया था। लेकिन जैसी 2000 में कांग्रेस की सरकार आती है, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जिनका ये बहुत भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो हैं भी उस काबिल, क्योंकि उन्होंने लाया। लेकिन उन्होंने कहाँ इन्वेस्टर की जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और जो हमारे यहाँ पे एक औद्योगिकीकरण की नीति थी, वो पहला स्टेप ही गलत पड़ गया।
वो बजाय पहाड़ों के वो अपने मैदान के 3 जिलों में दे दिया जो पहले से ही आबाद है। उसके बाद उसके ऊपर भाजपा ने क्या करा कि जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई तो सेंटर ने क्या कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ा, लेकिन वो बढ़ा केवल नीचे, पहाड़ में फिर भी नहीं गया। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस ने वो हटा दिया जो भी इनकी चली। तो जो पहला ही अब इसको कंपेयर अगर हम हिमाचल से करें तो 1972 में हिमाचल बना, 1973 में वहां के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले क्या करा कि जो उसकी बागवानी थी, जो उसका सेब था, जो उसका पहाड़ का प्रोडक्ट थे, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करा, पहाड़ के हितों को प्रोटेक्ट करा, और आज हिमाचल हमसे कई गुना आगे है। जिस दौर में उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्री आई, उसी दौर में हिमाचल के अंदर भी इंडस्ट्री आई, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आपका बद्दी हो, चाहे वो आपका पोंटा साहिब हो, वहां भी इंडस्ट्रियां आई। ठीक है, वो इंडस्ट्री उन्होंने बाद में लाई, पहले उन्होंने जो वहां का मेन मुद्दा था, मेन जो पहचान थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो पहले तो हम यहीं से पिछड़ गए। ठीक है, जब किसी प्रदेश की जो सोच है, किसी प्रदेश की जो यूएसपी है, जब उस पे आप गेम नहीं करेंगे, जिस पे आप काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे ही जा नहीं था। क्योंकि जब तक उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला, जब तक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे फायदा मिला, तब तक वो टिके रहे। जैसे ही वो फायदा खत्म हुआ, वो अपना अपना नेट बोर्ड खोल के चले गए। ठीक है, डीके पाल जी, जब आप लोग कहते हैं क्योंकि आप लोगों को कभी मौका नहीं मिला, जब चुनाव आप लोग चुनावी मैदान में थे, आप लोगों ने भी बहुत वादे किए थे जब आप आएंगे सत्ता में ये करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्योंकि हर सरकार का अपना प्लान तो होता है, अगर हम होते सरकार में हम ये करते, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं अपने मैनिफेस्टो की बात करूंगा, क्योंकि कोई भी सत्ता में जब चुनाव में आता है तो अपना मैनिफेस्टो लेकर तो जरूर आता है, और उस मैनिफेस्टो के हिसाब से ही जो है ना वो सत्ता में आने के बाद में काम करता है। हमने उत्तराखंड के विषय पर जो खास तौर से ऊपर के 10 जिले हैं, उस पर बड़ी गंभीरता से मैनिफेस्टो में बातें रखी, जिसमें महत्वपूर्ण बातें थी वहां पर शिक्षा का और स्वास्थ्य के हब को तैयार करना, जो सबसे बड़ी समस्या है। सरकार शिक्षा की तो चलिए बात छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य के मायने से कितने हॉस्पिटलों पर जो है ना इन्वेस्टर्स लाने की बात कर रही है। फिर हमारी जो 4 धाम की यात्रा होती है, हमारे पास में दिल्ली की तरह जैसे सफल एक योजना है हमारी, एक प्रॉपर एक छोटी सी शॉप है, उसके अंदर तमाम तरह की सुविधाएं हैं। वो उत्तराखंड में भी हमने लागू करने की बात कही थी कि उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऋषिकेश से लेकर के और उधर हल्द्वानी से लेकर के तमाम पहाड़ों के हर 5 किलोमीटर पे हमारे जितने भी हमारी जो प्रकृति पर उगने वाली हमारी चीजें हैं, चाहे फल है, चाहे फलोदान है, चाहे हमारे दाल है, चाहे हमारा झंगोरा है, चाहे हमारा तमाम चीजें, उसके व्यंजनों को बना करके या उसको पैकिंग करके तमाम सफल दुकान की तरह, जैसे सफल के बारे में आप समझ रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक तरह से हम वहां पर बनाएंगे, जिससे कि हमारे उद्योग को, हमारे इंडस्ट्री में हमारी चीजों का इंडस्ट्रीकरण हो और वो मार्केट में आए और उनको लोग खरीदे। फिर हमने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस राज्य की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम लैंड बैंक तैयार कर सकते हैं, चकबंदी को कराने का हम महत्वपूर्ण काम करेंगे। हमने इस राज्य की, क्योंकि इस राज्य को आप देखिए सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। अगर ये समिट हमारी गैरसैंण में होती तो पहाड़ के लोगों के अंदर भी एक उत्साह होता। तो हमने उसमें अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम उत्तराखंड की राजधानी, जो अस्थायी राजधानी हो गैरसैंण पर, जिस पर मांग है राज्य आंदोलनकारियों की, वो उन्हीं की मांग है, हम उसी को आगे बढ़ाने का काम हमने उसमें कहा था कि हम करेंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है कि देहरादून में इन्वेस्टर्स, देहरादून की सड़कें सही हो रही है जो आज तक भी पता ही नहीं हो पा रही है। ठीक बात है, आप करिए, हम व्यवधान नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के कुछ अंश को भी अगर उद्योग के उसमें डाल देते, समिट में डाल देते कि हमने ये वादे किए हुए, आप कृपया करके इन मुद्दों पर, इन तमाम चीजों पर भी आप इन्वेस्टर लेकर के आइए, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं हो पाई एक्चुअल में। ये बगैर, ये खाली हाथ चलते हैं और हाथ ऐसे मलते रहते हैं जब वो निकल जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि भाई खाली हाथ मलोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरा मतलब कहने का साफ है कि हम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, व्यवधान नहीं है, हम कोई उनको अवरोध नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वो आप राज्य के विषय को, एक एक चीज को, चाहे हमारी फसलें हो, तमाम वो जो हमारा यहाँ उद्यान है, जो हमारा उगता है, जो फसलें उगती है, उनकी चीजों पर हम किस प्रकार से लेकर के आ रहे हैं। फिर आप कैबिनेट में बार बार कहते आ रहे हैं कि हम छोटी जल विद्युत परियोजनाओं
पर छोटे छोटे डैम बनाएंगे, उस पर आप इन्वेस्टर्स के किस प्रकार की प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं, बिल्कुल। तमाम चीजें हैं ये। ठीक है, और जिनसे इन्वेस्टर्स खुश होगा, आप रखिए तो सही अपनी संस्कृति को के साथ में जोड़ करके, उसको तमाम चीजों को जोड़ करके। आज की डेट में मैं ये भी नहीं देख पा रहा हूँ, कल परसों सबमिट होने जा रही है और हम अपने राज्य के जो तमाम गीतों के माध्यम से, तमाम बातों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से भी हम किसी प्रकार का उत्तराखंड में छोड़िए, देहरादून में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, दीवारों पर जरूर महात्मा गांधी जी की और तमाम लोगों की जो है ना फोटो लगी हो, लगनी है, जरूरी है वो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी चीजों पर एपन पेंटिंग्स आपने देखी होंगी सर? एपन थोड़ी बहुत है पेंटिंग्स वो, हुई हैं थोड़ी और बहुत। जो वहाँ के रेंज की जो जितनी भी दुकानें हैं सब में बोर्ड्स भी एपन के लगे हैं। हाँ, वो तो उनका अभी कार्यक्रम भी होता है, उसी का वो हिस्सा है, लेकिन हमारी संस्कृति को दिखा करके, हमारे मूल्यों को दिखा करके, हमारे जो वैकल्पिक, हमारी जो चीजें हैं पहाड़ की, उनको दिखाने का मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है सुभाष झा जी, जब हम कहते हैं इन्वेस्टर समिट या कहीं भी निवेश होता है, हर राज्य की अपनी एक मेकिंग होती है, जियोलॉजी होती है और उस हिसाब से निवेश हो तो ज्यादा बेटर होता है। इस प्रदेश में जो अभी तक 2018 की बात कर ले या 2023 में जो होने वाला है उसकी बात करें तो क्या माइनसेस आपको दिखते हैं, प्लस उस पॉइंट में दिखते हैं अकॉर्डिंग टू द मेकिंग और अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजी? देखिए, सबसे पहले 2018 और 2023 की हम बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में सिर्फ हवाई की बात हुई, इन्वेस्टर्स लाए, सारा मीडिया बाजी हुआ, खबरें हुई, सारे तामझाम हुए, काम यहाँ नहीं हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चले गए। भाजपा में ये शुरू से होता रहा है कि हमेशा भाजपा असफल रहती है, एक नया नायक सामने पेश कर दिया जाता है, दूसरे नायक को साइड कर दिया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि अब तो ये है। एक बात। दूसरी बात, देखिए इन दोनों ने जो बात कही, ये बात सही है कि पहाड़ में जो काम होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो काम नहीं हुआ, लेकिन ये काम योजनागत ढंग से करना पड़ेगा, न कि एक दिन में 10 दिन में ये काम होने हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि जो मेरा एनालिसिस है, उत्तराखंड की नेता कोई हो, पार्टियां कोई हो, सरकार कोई हो, मुझे लगता है कि यहाँ जो है आज से 20 साल बाद उत्तराखंड का क्या होना है या उत्तराखंड का स्वरूप क्या होगा, इस पर कभी जो है सर्वदलीय डिस्कस या सर्वदलीय या सामान्य सबकी सहमति या ऐसा कुछ माहौल बनाने का ऐसा कोई सिलसिला कभी नहीं हुआ है। कम से कम मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, इन दोनों ने कहा कि पहाड़ में जो है इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, होना चाहिए। इस बाध्यता को भी समझिए, ये बात सही है कि पहाड़ में ये होना चाहिए, लेकिन कहाँ होगा? इतने लोग जो आएंगे उनके लिए होटल की व्यवस्था, उतने उनके सारे ठहरने की व्यवस्था, उनके लिए आने जाने की व्यवस्था, उनके कम्युनिकेशन की व्यवस्था, ये सारी चीजें एक बाध्यता है सरकार की, जो किसी सरकार ने यहाँ नहीं किया। दूसरी बात, जो बाहर से इन्वेस्टर्स आता है उसकी अपने कुछ डिमांड्स होते हैं जो सरकार को पूरा करना होता है, नहीं तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा यहाँ? वो चीजें जब आप उसको नहीं देंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। अभी 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समिट की बात तो हो रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पूरा कर लिया, ये पूरा MOU हुआ है, इस चीज को समझिए। बिल्कुल। लेकिन MOU के मुतालिक अगर सरकार कल को उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देगी, वो साधन नहीं देगी, तो वो अपनी पूंजी आप ही होंगे, तो अपनी पूंजी क्यों लगाएंगे? सबसे बड़ी बात है। दूसरा उदाहरण आप देखिए कि मैं आलोचना नहीं कर रहा, इन्वेस्टर समिट है, मेरी भी शुभकामना है, लेकिन जब यहाँ हम डिस्कस और विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं तब तो बारीकी से उसका विश्लेषण होगा ना। ये राजधानी है, आज आप रंगाई पुताई में लगे हैं, वो भी मेन घंटाघर चौक। इसका मतलब, जबकि ये रूटीन में होता है, सरकार का ये रूटीन है कि हर साल हो जाता है। आपको पता था 4 महीना पहले, 5 महीना पहले आपने डिसीजन लिया होगा कि हमें रंगाई पुताई करानी है। दूसरी बात की, आपको क्या लगता है कि आज के नेट के जमाने में जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको ये पता नहीं होगा कि यहाँ रंगाई पुताई कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनके लोग नहीं होंगे? हम ठीक ऐसे ही हमारा बॉडी लैंग्वेज, सरकार का जो बॉडी लैंग्वेज है वो यही है, जैसे कोई हमारी जांच करने आ रहा हो और हमें वो 50 अंक 25 अंक दे करके चला जाएगा, नहीं तो हो जाए हमारा डिस्टिंक्शन जो है कम हो जाएगी, हमारी रिमार्क्स कम हो जाएगा। वैसे इसका ये आखिर ये व्यवस्था क्यों है? आज हमें रंगाई पुताई में दिमाग खराब करने की जरूरत क्यों है? आज हमें सड़कें को गड्ढे भरने में जरूरत क्यों है? 8 दिन पहले मुख्यमंत्री ये डेडलाइन देने की जरूरत क्यों है कि गड्ढे भर जाने चाहिए 30 तारीख तक? भाई गड्ढे यहाँ होने ही क्यों चाहिए? सवाल ये उठता है। ये सारी चीजें हैं और भाजपा अपने को भी समझे, अपनी कार्यशैली को सुधारे, मुख्यमंत्री जी को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ के नौकरशाह पर मुख्यमंत्री जी लगाम ठीक से नहीं कस पा रहे हैं यहाँ के सिस्टम पर, नहीं तो जो काम रूटीन का है उस काम के लिए अलग से डेडलाइन देनी पड़े उसकी कोई जरूरत नहीं है।
बिल्कुल। अब समय की कमी के चलते मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। आशीष नौटियाल जी, आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप ही लोगों के ज्यादा सवाल हैं। अब आप क्या कहेंगे, जो आने वाले 2 दिन हैं उसको कांग्रेस किस तरीके से लेगी या किस तरीके से उस पर रणनीति बनाएंगे? देखिए मैडम, हम लोगों का डर है कहीं ऐसा ना हो ये लोग जमीन में हमारी बेच दें, और जो इन्होंने क्योंकि ऐसा भी कुछ बनाया है हिसाब कि जिस चीज के लिए जमीन दी जाए अगर वो काम ना चल पा रहा हो तो उस काम में आदमी दूसरा काम कर सकता है जिसको हम वो जमीन दे। तो ऐसा ना हो कि हमारी जमीनों को लोगों को देने का काम करें, उत्तराखंड के किसानों से, उत्तराखंड के नागरिकों से वो जमीनें भी चले जाए। तो हमारा डर है और निश्चित ही उम्मीद हम करते हैं कि बहुत अच्छा हो, उत्तराखंड के हित में हो, उत्तराखंड राज्य का हित होगा तो हम सबका हित होगा। तो अब क्योंकि शुभकामनाएं दे सकते हैं क्योंकि परसों प्रोग्राम है और उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। डॉक्टर पनूली, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि 2018 में जो काम ये सरकार ना कर पाई वो 2023 में करेगी। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत, और प्रधानमंत्री जी से आजकल क्योंकि उनकी गारंटी चल रही है 3-3 स्टेट में, तो उत्तराखंड का मैं थोड़ा स्वार्थी होके उत्तराखंड के लिए उनसे 4 गारंटी मांगता हूँ। अगर 4 गारंटी प्रधानमंत्री जी इस इन्वेस्टर समिट से दे दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मूल निवास, भू कानून, स्थायी राजधानी गैरसैंण और हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को वो पहाड़ों में चकबंदी करके वहां पे जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है उनके लिए कोल्ड स्टोरेज और विपणन की व्यवस्था कर दें। बिल्कुल। डीके पाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। समिट के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे पहाड़ के, हमारे उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट हो, और पहाड़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को लालायित किया जाए पहाड़ के ऊपर कि भाई जहां पर हमारे पास में जमीन की व्यवस्था आप 6000 एकड़ कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां भी ऊपर भी होगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो बचे हुए 10 जिले हैं, खासतौर से सिमली एक ऐसा स्थान है जहां पर छोटी इंडस्ट्री की तरफ इशारा किया जा सकता है, तो उम्मीद यही करते हैं कि पहाड़ के 10 जिलों के लिए इन्वेस्टर्स आएंगे और राज्य को फायदा होगा। बिल्कुल। सुभाष झा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। सबसे बड़ी बात, फाइनल कमेंट ये है कि सरकार, मुझे लगता है कि 2018 के तजुर्बों से अपने को उससे बाहर निकली होगी और उस तजुर्बों का सरकार ने फायदा उठाया होगा। और मुझे लगता है कि 2018 जिस तरह के इवेंट बन के रह गया इन्वेस्टर समिट, इस बार ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। सुनीता विद्यार्थी जी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे जो झा भाई साहब ने बातें सारी अपने सुझाव रखे वो बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है और उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने यहाँ पे रखी और पैनुली जी से भी मैं बहुत सहमत हूँ। तो हमारी जो ये 2 दिन का 8-9 दिसंबर में GIS होने वाला है, इसमें हमने जो नई चीजें की हैं वो ये है कि लॉजिस्टिक्स में हम किस तरीके से आगे बढ़े, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को कैसे आगे बढ़ावा दें, IT और स्टार्टअप्स में हमने कितना काम किया है और आगे हम उनको LLP और प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए किस तरीके से प्रदेश के लोगों का उसमें प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। सिविल एविएशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रखे हैं और इंफ्रा में सबसे ज्यादा हाउसिंग कॉलोनी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हम लोग GIS के माध्यम से सभी निवेशकों को निवेश के लिए हमने उनसे बैठकों में भी करार किए हैं। तो अब हमारे जितने करार हुए हैं उनको हम हर हाल में धरातल पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सभी का सहयोग चाहिए। आप सभी GIS में आइए और वहाँ पे प्रत्येक जगह में देखिए कि क्या क्या चीजें हमारे प्रदेश के लिए हैं और उसके बाद हम फिर से डिबेट में बैठेंगे और उसके जो भी प्रदेश हित में है उसमें हम आगे सबके सुझावों को लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो 8 और 9 दिसंबर को होने वाली है, क्योंकि 2018 में भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लेकिन उसके क्या नतीजे रहे ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहे। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से यहाँ पर डेटा रखा जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन 8 और 9 को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स आएंगे, अब देखना ही होगा क्या कार्रवाई इन 2 दिनों में रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। अब क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।